फर्स्ट क्वेश्चन टेकिंग इट टुगेदर का। शायद तो मैंने फाइल भेजी नहीं थी ना, शायद तुम्हें बोलना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन। An electron and a proton are moving under the influence of mutual forces. In calculating the change in the kinetic energy of the system during motion, one ignores the magnetic force of one on another. This is because इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की साइड आ रहे हैं ना, ऐसे है ये है। moving under the influence of mutual forces, ये बस लिखा यही है। लिखा हुआ है। और फिर ये अट्रैक्ट करेंगे, एक ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा। पूछा क्या गया है? जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स को इग्नोर करते हैं, क्यों करते हैं ये बताना है। क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। और ये 12th का क्वेश्चन बन जाता है, ये वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, ये रीजन रहता है। और जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ये हमें पता है अच्छे से। जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसलिए नहीं होता। और बताओ। सेकंड सेकंड क्वेश्चन। हाँ क्या है, बोल बोलो, स्टेटमेंट बोल दो। A man squatting on the ground gets straight up and stand. The force of reaction of ground on the man during the processes. ऑप्शंस क्या क्या है, किस तरह के ऑप्शन है? फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे है? Constant and equal to mg in magnitude. First option. अच्छा, और? Second, constant and greater than mg in magnitude. हाँ। Third, variable but always greater than mg. Fourth, at first greater than mg and later becomes equal to mg. ड्यूरिंग स्क्वैटिंग करना है क्या, उसको वॉक करना है क्या? पहले वो नीचे बैठा है फिर उसको खड़ा होना है। अच्छा, खड़े होने और बैठने में तो स्टेटमेंट बोलना पूरी। A man squatting on the ground gets straight up and stand. The force of reaction of ground on the man during the processes. एक मिनट। एक मिनट रुको। अच्छा देखो,
देखिए, और जब खड़े होते हैं ना हम लोग, खड़े होंगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ तो मानेंगे ना हम लोग। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? हमारी बॉडी का एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? बॉडी का एक्सेलरेशन सर होगा, फोर्स लग रहा है तो। हो सकता है नहीं। जैसे हम लोग खड़े, अभी तो बैठे हुए हैं, बैठे हुए मतलब हमारा जीरो एक्सेलरेशन है, फिर हम खड़े हो रहे हैं, तो बॉडी का एक पार्ट है बॉडी का जो मोशन में नहीं आ रहा है ना। हमारे फीट शायद हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, पर हम अगर अपने सर की हाइट देखें तो ग्राउंड से वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब उसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है जब हम खड़े होते हैं तो। और हमें अपने आप को मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, तो हम ना ग्राउंड को प्रेस करते हैं, ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, उसकी वजह से हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और जब हम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम फोर्स एक्सेलरेशन जीरो रहता है, हम भी खड़े हो जाते हैं। तो ये हालांकि इसमें मसल्स फोर्स भी इन्वॉल्व होता है, पर कभी तुमने ध्यान दिया हो जो हम खड़े होते हैं उस टाइम हम लोग ग्राउंड को ज़्यादा प्रेस करते हैं, ताकि हमें ग्राउंड की रिएक्शन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स मिले और हमारी बॉडी एक्सेलरेट हो, या हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएं और हम खड़े हो जाएं, जिसको हम खड़े होना बोलते हैं। तो एम तो उसका हमेशा रहेगा ही रहेगा, पर एम के अलावा उसको ऊपर जाने के लिए ग्राउंड से रिएक्शन चाहिए एक्स्ट्रा, और ज़्यादा फोर्स चाहिए ऊपर डायरेक्शन में, तो ग्राउंड को प्रेस करता है, और ग्राउंड को प्रेस करके उसको रिवर रिएक्शन मिलता है, उस रिएक्शन की वजह से उसको अपवर्ड मोशन मिलता है और उस वजह से वो खड़ा हो पाता है। तो जब वो प्रोसेस है वो खड़े हो रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस में फोर्स जो है वो एम से ज़्यादा होता है। खड़े होने के बाद उसका एक्सेलरेशन फिर से जीरो हो गया, बॉडी फिर से रेस्ट में आ गई, फिर से बाद में वो एम के इक्वल हो जाता है, ऐसे ही। तो उसका ऑप्शन देखो क्या हो गया, ऑप्शन क्या क्या है? यस सर, डी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। Sir, fourth फोर्थ क्वेश्चन बोलो। particle is moved from 0 to 0 to 8a under a force F. आवाज़ नहीं आ I रही ठीक can से, plus हमारे नेटवर्क में शायद कोई a प्रॉब्लम, दोबारा particle बोलो। is moved 0 0 से कहाँ A पर? to A ए ए। under a force F is equals to 3I cap plus 4J cap हाँ जी। from two paths. Path 1 is OP and path 2 is OQP. Let W1 and W2 be the work by this force in these two paths. Then ओपी और फिर ओपी क्यू, ओपी क्यू मान लेते हैं, ये हो गया। yes sir. डायग्राम भी है कोई? Yes sir. बोलो डायग्राम क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन ये तो नहीं कि ओ से पी पर गया, ओ टू पी, और वो कहीं से घूम के फिर ओ से Yes पी पर sir. आया, यही है क्या? Yes sir. तो बताना क्या है कि वर्क डन कितना होगा। Yes sir. तो वर्क डन जो है वो पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से किसी पाथ से घूम के आए वो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? किसी पाथ से भी घूम के आओ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में सेम होगा। देखो, मैं कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि इसमें ओ क्यू पी मेरे को बताना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ मैं, इसमें ओ क्यू पी बताना किधर है। ओ तो ओरिजिन होगा शायद, है ना, 0 0 हो गया ओ, तो ये है ओ, और एक पॉइंट पी शायद तुम्हें ये दिया हुआ है, ए ए, ये पॉइंट पी मिल गया, ये ए ए हो गया। क्यू पॉइंट कहाँ पर है? क्यू पॉइंट, X क्यू, axis P के just नीचे. अच्छा अच्छा, ये A0, ये पॉइंट, तो यहाँ से सीधा जाता है ये,
एक बार वो यहाँ से जाता है और फिर O से Q और Q से फिर P, तो ये पाथ 1 बोला गया, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। तो वर्क डन फॉर पाथ 1 इज, फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? देखो फोर्स कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या लिखेंगे? कांस्टेंट है तो वर्क डन कौन सा यूज करेंगे? एफ डॉट डेल्टा एस। फोर्स हो गया 3 i कैप प्लस 4j कैप डॉट डेल्टा एस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू P, बताओगे कितने? ये 0 0 है। इस वेक्टर वेक्टर आर है, मान लेते हैं R1 ले लेते हैं इसको, तो R1 कितना होगा? R1 की वैल्यू पुट कर दो, R1 इज डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट R1 कितना होगा बताओ जरा, R1 वैल्यू कितनी होगी? R1 कितना होगा? √2 है। यानी वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म लिखा हुआ है ना, तो कार्टेशियन में लिखना पड़ेगा तुम्हें। ai कैप प्लस aj कैप। फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो a माइनस जीरो इज a i कैप। फाइनल, यहाँ का फाइनल देखो ये, और यहाँ का इनिशियल ये है, y कोऑर्डिनेट देखें तो a j कैप। तो वर्क डन कितना है? वर्क डन बाय पाथ 1 इज 3 i कैप और a i कैप कितना हो गया? 3a प्लस 4a इज 7a। वर्क डन बाय पाथ 2, तो ये दो दो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से यहाँ जाता है फिर वो यहाँ से यहाँ पर जाता है, तो उसको मान लेता हूँ कि R2 है और ये R3 है। तो इस पूरे पाथ का वर्क मैं लिखूं तो मैं लिखता हूँ F डॉट R2 पहले का वर्क डन और फिर सेकंड का वर्क डन F डॉट R3। F है 3i कैप प्लस 4j कैप। R2 वेक्टर बताओ, R2 वेक्टर ai R2 प्लस 0 ai कैप प्लस 0j कैप प्लस F 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट R3 वेक्टर R3 0 i कैप प्लस aj कैप। या R2 R3 तुम्हें लिखना आना चाहिए, वेक्टर से आता है ये, है ना? तो इनको अब इनका डॉट कर लो, ये डॉट इनका कर लो, फिर इनका कर लो डॉट और फिर प्लस कर दो। तो 3i कैप ai कैप इज 3a प्लस सेकंड टर्म इज 0 प्लस 3i कैप 0i कैप इज 0 प्लस 4j प्लस aj इज 4a। अल्टीमेटली ये भी 7 ही आ गया। तो क्या आया ये? W1 इज इक्वल टू W2, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता है किस पाथ से घूम के आता है वो P पॉइंट पर, स्ट्रेट आता है O टू P या O टू P आता है वाया Q, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बट ये बात तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है ना? तो एक कंजर्वेटिव फोर्स से कैसे पता लगेगा? कोई फोर्स हमें दे दें तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कंजर्वेटिव है या नहीं है? तो हम लोग उसका वर्क डन चेक करते हैं, उसका वर्क डन अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है ना तो उसका मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हमें ये कैलकुलेट करने के बाद समझ में आया कि जो फोर्स है कैसा फोर्स है, कैसा कंजर्वेटिव। हो। हम लोग, अब हमसे कोई पूछ भी सकता है ना कि बताओ ये फोर्स कैसा है, तो क्या करेंगे फिर? हम यही यही करेंगे, उसमें यही करते हैं। नेक्स्ट बताइए। 6th question. स्टेटमेंट बोल दो। Yes, sir. 6th. A rod of mass m and length l is lying on a horizontal table.
हाँ जी, work done in making it stand on one end will be mgl/2। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा अभी हुआ नहीं है तो तुम कैसे बताओगे इसको? So taking it together में sequence में नहीं है हाँ, questions. ये तो टॉपिक चैप्टर के बाहर का है, ये क्वेश्चन चैप्टर के बाहर, चैप्टर का ही क्वेश्चन नहीं लगा मुझे तो ये। क्या लगता है तुम्हें दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले वाले केस में सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के ज्यादा पास है। ग्राउंड पर ही है, थिकनेस इग्नोर करते हैं। लेंथ जब बोल दिया ना, रोड अगर बोल दिया, थिकनेस जीरो हो गई। रोड हमारे यहाँ पर वन डायमेंशन एक बॉडी है, वन डायमेंशनल बॉडी, उसमें थिकनेस काउंट नहीं करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पर है, दूसरे केस में सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ मास मतलब अगर हम सेंटर ऑफ मास को ना भी करें तो हम सेंटर मास को हटा देता हूँ मैं, आप विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ मास भी इसको कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से तो फिर एक लाइन में हो जाता है, पर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट शायद तुम्हें पता नहीं है अभी, तो मैं इसको विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास सॉल्व करना चाहता हूँ। ये है लेंथ, एल है, इस कंप्लीट लेंथ इज एल, वो लेंथ ऐसे चलेगी। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों रोड सेम है क्या? कुछ चेंज हुआ है इनकी, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या कुछ चेंज हुआ है इनमें? Area of contact to the ground. देखो ऐसा करते हैं, ये कंसेप्ट अभी हो जाने दो, इसको मैं आराम से, जब मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में डाल देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आज ही शायद करवा देंगे, है ना, आज ही करवा देंगे, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। तो मेरे को लगता है हमें पहले वो टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी। जब ये लिखा हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी, में स्टार्ट किया था कि डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इतना हमने पढ़ा था। और ये जो जब हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं ना, जब उसको हमने पहले तो ये टेबल के ऊपर, और उसको फिर हमने इस तरह से टेबल के ऊपर 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया उसको, और इस ओरिएंटेशन की पोजीशन ये हो गई है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है रोड की टेबल के ऊपर। तो इन दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है इसकी। पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टार्ट की थी, आइडिया हमें है नहीं कि है क्या वो। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं नहीं कहता, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन इसमें यूज़ करेंगे। अगर हम सेंटर ऑफ मास यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास से करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा, तो फिर मैं उसको सेंटर ऑफ मास यूज़ करके नहीं करूँगा, मैं उसको वैसे ही करूँगा। पर तुम्हारी प्रैक्टिस में डालते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार मैं पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कर लेता हूँ, उसकी प्रैक्टिस जो आएगी आज ही शायद हो जाए, तो उसको वहाँ डिस्कस करता हूँ, है ना। और मेरे को लगता है तुम आज रुक जाओ, पोटेंशियल एनर्जी हो जाने तो उसके बाद देखेंगे तो वैसे डाउट ले लेंगे, क्योंकि कुछ डाउट ऐसे आएंगे जो पोटेंशियल एनर्जी के, तुम भी ऐसी री अटेम्प्ट कर लेना उनको, हो सकता है कि वो इसलिए ही आ रहे हो कि तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं पता हो अभी तक, है ना। तो मेरे हिसाब से मैं स्टार्ट कर देना चाहिए, करें क्या स्टार्ट? बोलिए, बोलो, डाउट ही डिस्कस करोगे या पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करूं मैं? है ना, तो बोल सकते हो तुम लोग, क्या करना है? So topic ही करा दूँ. पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी हर उस जगह प्रेजेंट है जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है, और हमारे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो हम हमारे जो फैमिलियर फोर्सेस अब तक हमें जो मिले हैं, उनमें से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग एमजी बोल रहे हैं, और एक हमने और पढ़ा है स्प्रिंग फोर्स। और दो ही एनर्जी हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग्स, पोटेंशियल एनर्जी।
स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये इन सब की वजह से जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी करस्पॉन्डिंग इनके नाम के साथ चलती है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग स्प्रिंग डिस्कस कर लेते हैं, ये ग्रेविटेशन डिस्कस कर लेते हैं। चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन और लिख देता हूँ। उसकी डेफिनेशन याद है कि मैंने क्या बताया तुम्हें? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? Change in potential energy equal to negative of work done by conservative force. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to the negative of work done by conservative force. तो mg हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होगा कि हमें पता ही ना लगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर मुझे लिखना हो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy is equal to the potential energy is equal to potential energy itself. कब? जब initially potential energy zero हो. At initial position, potential energy is zero. और हम लोग क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ होती है? एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो कहाँ होगी? पता है कहाँ होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट ग्राउंड लेवल पे सर। नहीं एट द पॉइंट वेयर कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। क्या ग्राउंड के ऊपर फोर्स जीरो होता है? एमजी काम नहीं करता ग्राउंड के ऊपर? ग्राउंड पर एमजी काम नहीं करता क्या? तो कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। वो एक मिसकंसेप्शन है जो तुम्हें मैं यहाँ पर इसलिए मैंने सेकंड टाइम डेफिनेशन बताई है। जो तुम गलती करते हो उसमें वो हम देखते हैं कि क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां जीरो होगी जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। कौन सा ऐसा पॉइंट तुम्हें लगता है इस हमारे सराउंडिंग में, अर्थ के आसपास, जहां पर वेट काम करना बंद कर देता है? जहां पर वेट काम करना बंद कर देता है, जहां पर mg नहीं होता, जहां पर g की वैल्यू जीरो हो जाती है। अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर और एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ भी तुम बोल सकते हो कि जीरो है। तो अभी जीरो दो जगह जीरो मिलता है, अर्थ के सेंटर पर भी और वहां भी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अभी हमारा कंसर्न चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी अभी हम लोग ना ये डिस्कस नहीं करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये चीज हम लोग सीखेंगे, चैप्टर आएगा बाद में ग्रेविटेशन, वहां पर हम सीखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे चेंज कितना होगा। अभी चेंज से कंसर्न है हमारा। सपोज ये अर्थ है, सरफेस है, ये अर्थ सरफेस, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है,
ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m। इसके बाद mg डाउनवर्ड लगेगा mg, उसको मैं यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ। तो शायद इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी अगर वर्क डन करना पड़ा तो किसको, mg को। mg कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर मैं इसको यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर मैं लेके जाता हूँ तो क्या mg को वर्क करना पड़ेगा, mg को वर्क करना पड़ता है। अगर mg ने कुछ वर्क किया तो मतलब mg कंजर्वेटिव फोर्स, और mg कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देता है। तो तुम्हें क्या लगता है अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं? हाँ लेके जाएंगे, किसी एक फोर्स को अप्लाई करके, एफ एक्सटर्नल, इसको यूज कर लेते हैं। अपने आप तो जाएगा नहीं, कोई तो लेके जाएगा, हम भी लेके जा रहे हैं। हम एमजी से ज्यादा या एमजी के इक्वल फोर्स लगाते हैं तो ये ऊपर जा सकता है। तो अगर ये ए से बी पर अगर जाता है तो क्या एमजी कुछ वर्क करेगा? और एमजी ने अगर कुछ वर्क किया, क्योंकि एमजी कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमेशा इन्फ्लुएंस करता है, हमेशा चेंज करता है पोटेंशियल एनर्जी को, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। बताओगे? तो चेंज होगी। और अब यहाँ पर एक चीज और हमें क्लियर हो रही है शायद कि वर्क डन जो है ना, वर्क डन होता है एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब पोजीशन चेंज होगी, मतलब वर्क तब होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तब होगा जब पोजीशन चेंज होगी। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई तो वर्क डन नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखते भी ऐसे ही हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी is the energy of a system और ए पार्टिकल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम में पार्टिकल भी हो जाएगा, और सिस्टम और पार्टिकल इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। उसका कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं। बहुत सारे पार्टिकल अगर तुम असेंबल कर लो, बहुत सारे पार्टिकल अगर तुम असेंबल कर लेते हो तो फिर हम लोग उसको एक बोलते हैं कि एक फाइनाइट स्ट्रक्चर में या एक फाइनाइट पर्टिकुलर एक फैशन में सारे पार्टिकल हैं, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं। पोजीशन वैसे मेन तो पोजीशन वर्ड है जो सब कुछ अपने आप में एक्सप्लेन करता है इसको, पोजीशन वर्ड है वैसे तो। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर देखो, अब बस तुम इतना कंक्लूड करना जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं नेक्स्ट टाइम कि वर्क डन होगा कि नहीं होगा, तुम ये देख लो कि पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ग्राउंड के ऊपर आर सरफेस की बात करूं तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है एमजी के इक्वल, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन ये है कि पोजीशन चेंज होनी चाहिए, मैं ए से बी पर लेके जा रहा हूँ उसको, तो पोजीशन भी चेंज हो रही है अलोंग द फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखता हूँ डेल्टा यू। ध्यान से देखना है इसको, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एमजी। हियर एमजी इज द कंजर्वेटिव फोर्स, तो लिखें डेल्टा यू, डेल्टा यू नेगेटिव। वर्क डन लिखें, वर्क डन एफ जो एमजी का फोर्स है, जो भी है एमजी का फोर्स ड्यू टू वेट, डॉट डिस्प्लेसमेंट जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव एमजी का फोर्स कितने हैं, एमजी ग्रेविटी का फोर्स दैट इज एमजी डॉट एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं इसका, कितना हुआ एच। और एंगल कितना है दोनों में, डिस्प्लेसमेंट पे और एमजी में एंगल कितने हैं, कोस 180। दिस इज 180, cos 180 इज -1 और ये भी माइनस है, तो डेल्टा यू इज +1 mgh। तो ये जो तुम mgh पढ़ के आए हो ना, ये कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो बड़ा अलग आएगा, ऐसा आएगा कुछ, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला Gm1m2/r होता है ना। तो वो फॉर्मूला जो mgs तुम्हें याद है ना, mgs इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली। हम लोग ऐसा थोड़ा, हमें तो काफी काफी सही चीज लग रही है। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोगों ने H के थ्रू इसको डिस्प्लेस किया है ना, H के थ्रू अगर इसको डिस्प्लेस किया है तो चेंज इन एनर्जी इज mgh। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को देख करके हमने एक नई चीज निकाली कि वो जो तुम्हें दिमाग में है वो चीज ये है कि जब हमें पता है कि ये हमारा कोई भी लेवल है, सपोज ग्राउंड यहाँ पर है, एक ग्राउंड है, पार्टिकल यहाँ पर है ए, उसको लेगा यहाँ पर बी, तो अब डेल्टा यू कितना होगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डेल्टा यू इज इक्वल टू, इट विल बी सेम mgh। मतलब ये कहता है कि mg टाइम्स ऑफ द हाइट अलोंग द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स mg। तो हम कहते हैं mgh, यहाँ की एनर्जी जितनी भी है, यहाँ की एनर्जी तुम 0 मान लो, तो यहाँ की कितनी हो जाएगी, यहाँ की mgh हो जाएगी, क्योंकि हमें तो चेंज चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए ही नहीं इस पूरे चैप्टर में, हमें एनर्जी चाहिएगी तो फिर वहां चाहिए वो तो ग्रेविटेशन में। तो हम क्या करते हैं एक लोएस्ट लेवल ले लिया, जो नीचे वाला लेवल है वहां की एनर्जी 0 है, और नेक्स्ट लेवल जहां तुम जाना चाह रहे हो वहां की mg टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो ये रेफरेंस है सिर्फ, डेल्टा यू है, ये mgh इज नॉट। हमने मान लिया कि यहाँ 0 है तो फिर वहां mgh है, क्योंकि हम तो डेल्टा यू से मतलब है ना। तो मान लो कि यहाँ पर 10 है तो फिर यहाँ पर 10 प्लस mgh है ऊपर, ऐसा चलो चलो 0 मान लो, तो रेफरेंस तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। मान लेते यहाँ पर कुछ एनर्जी तो होगी ही, तो मान लेते यहाँ पर एनर्जी u1 है, तो फिर यहाँ कितनी होगी u1 प्लस mgh। भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में चेंज हो रहा है mgh का, तो फिर u1 और ये x1 और 10 क्यों माने, जब मानना ही है तो फिर 0 मान लेते ना, सारी भड़की खत्म हो जाएगी, क्यों इतनी टेंशन रखनी, इन सबको हटाओ। तो लोवेस्ट लेवल तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो, लोअर लेवल पर 0 ले लो, और ये भी जरूरी नहीं कि लोअर पर 0 लो, तुम अपर पर भी 0 ले सकते हो। हाँ, पर अपर लेवल पर एनर्जी ज्यादा है, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, जो ऊपर जाते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, कि ये पॉइंट तुम्हारा बी है, ये बी पोजीशन थी और ये ए पोजीशन है, पार्टिकल यहां से यहां पर गया। हम तो ऐसे भी कर देते हैं कि u एट बी इज 0, तो फिर u एट ए, ये हमें पता है कि बी पर एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्शन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज पॉजिटिव, तो ऊपर की एनर्जी ज्यादा है, नीचे की कम है, और डिफरेंस हमें पता है, डिफरेंस कितना है, दिस डिफरेंस इज mgh। h हाइट का डिफरेंस है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh की इक्वल होगा, तो यहाँ की एनर्जी बताओगे कितनी होगी, ua इज माइनस mgh। तुम ये भी कर सकते हो, ये भी ठीक है, पर ये बात कभी मत बोलना या कभी ध्यान मत रखना कि mgh तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा नहीं है। mgh सिर्फ चेंज है, और फिर बस तुम इसको करो कि दो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जा रहे तो एक की मान लो 0, तो दूसरे एक ही देख लो किस है। ऊपर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आओगे डिक्रीज करती जाएगी, किसी एक पॉइंट पर 0 मान लो, दूसरे की उसकी वेट और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जा रहे तो प्लस और नीचे आ रहे तो माइनस। तो ये चीजें थोड़ा हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजिंग लगी हो, पहली बार सुन रहे हो शायद तुम, पर क्वेश्चन से बहुत क्लियर होगा, ये क्वेश्चन से बहुत क्लियर होगा। तो हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन मैं तुम्हारा यहाँ डिस्कस करता हूँ जो तुमने डाउट पूछा था। मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ, मैं कहना चाहता था फॉर रेफरेंस मैं लाइन यूज करूंगा, और तुम्हें इतनी बार मैं बोलूंगा इस लाइन को कि तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कि मैंने क्या बताया। फॉर रेफरेंस लोवेस्ट लेवल, तुम्हारी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी बता रहा हूँ, तुम चाहो तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे ऐसे कर लेना, तो सीख लो एक बार, फिर मर्जी तुम अपनी चला लेना। अभी तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा, मेरी मर्जी तो है सिंपलेस्ट अप्रोच रहे, कम से कम कैलकुलेशन हो, कम से कम नेगेटिव साइन आए, पॉजिटिव से एक्सप्रेशन रहे सारे, तो मैं तो वो कर रहा हूँ। फॉर रेफरेंस एट लोवेस्ट लेवल पोटेंशियल एनर्जी is considered
कंसिडर्ड एज एज जीरो। लोवेस्ट लेवल कहाँ पर? लोवेस्ट लेवल इन योर क्वेश्चन, इन योर क्वेश्चन। तो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना उसमें लोवेस्ट लेवल। अब लोवेस्ट लेवल हो सकता है टेबल के ऊपर ही हो, પછી ग्राउंड पर है तो ग्राउंड उसका लोवेस्ट लेवल है। हो सकता है कि तुम अपनी बिल्डिंग की छत पर जाके खड़े हो गए और वहां से बॉल को ऊपर फेंका, फिर बॉल तुम्हारे वापस हाथ में आई, तो लोवेस्ट लेवल कौन सा हुआ उस क्वेश्चन में, पूरे इवेंट में? तो उस इवेंट में लोवेस्ट लेवल हुआ तुम्हारे हाथ का लेवल जो है, जहां से तुमने उस बॉल को थ्रो किया गया था। बॉल इससे ऊपर जाती है और फिर वापस इसी लेवल पर आ जाती है, इससे नीचे कभी नहीं आती। तो लोवेस्ट लेवल क्या हुआ? लोवेस्ट लेवल हुआ जो तुम्हारा लेवल है। अब वहां पर for reference at lowest level in your question, potential energy is considered as is equal to zero. Potential energy considered as zero, ये भी ठीक है। और लॉस लेवल कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, हालांकि अभी नहीं है उसका मतलब। तो सपोज ये एक पेंडुलम है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे इसको अगर मोशन में आ जाए, उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। पेंडुलम अगर ऑसिलेट करने लग जाए तो इसका पाथ ये है। ग्राउंड यहाँ पर है, तो फिर ये नहीं कह रहे हैं हम लोग कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। फिर तो अपने मान तो सकते हो, तुम लोग मान तो सकते हो, पर मैंने कहा है कि फॉर रेफरेंस और फॉर सिंपलेस्ट अप्रोच और मिनिमम कैलकुलेशन और मिस्टेक्स की चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी वो भी मिनिमम है। तो तुम क्या करो, फॉर रेफरेंस एट लोवेस्ट लेवल इन योर क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी इज कंसीडर्ड एज जीरो। तो इस पूरे क्वेश्चन में पोटेंशियल, इससे नीचे ये बॉब कभी नहीं आता है, सबसे नीचे यही है। इधर भी जाए, चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए, हमेशा इस लेवल से ऊपर ही जाएगा। तो ये तुम्हारा लोवेस्ट लेवल है, लोवेस्ट लेवल है। और फिर ये हमारा रेफरेंस लेवल, मैं इसको लोवेस्ट लेवल को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं रेफरेंस लेवल बोलूंगा। रेफरेंस लेवल तुम्हारा ये भी हो सकता है, तुम चाहो तो यहाँ पर रेफरेंस लेवल ले लो, फिर इन सबकी एनर्जी पोजीशन पर नेगेटिव लिखनी पड़ेगी तुम लोगों को, नेगेटिव साइन एनकाउंटर करोगे बहुत सारे, तो फायदा क्या है? तो उस क्वेश्चन में लोवेस्ट लेवल छांट लो, सबसे नीचे कौन सा लेवल है वहां पर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सिर्फ ये रेफरेंस के लिए ऐसा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. और तुम्हारे क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन तुमने पूछा था वो काफी सही है, ये सारी चीजें और वहां से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि ये तुम्हारा ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर तुम्हारी रोड रखी हुई थी, मास m, लेंथ l। ओरिएंटेशन चेंज कर दी रोड की, रोड को ऐसे, इसको ऐसे रख दिया। लेंथ अब भी l है, मास अब भी m है। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी एनर्जी चेंज हुई है? Potential. पोटेंशियल, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। और पता है दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई? ये पार्टिकल नहीं है, ये बॉडी है। और बॉडी क्या होती है? बॉडी क्या होती है? बॉडी मतलब बहुत सारे पार्टिकल, ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं। ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 3 है, ये लास्ट है। और अगर मैं यहां देखूं तो मैंने क्या किया है, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, ठीक है ना? पार्टिकल नंबर 1 की हाइट थिकनेस नहीं है, हाइट इसकी यहाँ पर जीरो है। पार्टिकल नंबर 1 की हाइट यहाँ जीरो है, पार्टिकल नंबर 2 की हाइट यहाँ जीरो है, पार्टिकल नंबर 3 की हाइट यहाँ जीरो है, सारे पार्टिकल की हाइट जीरो है। और मैं अगर सेकंड डायग्राम में देखूं तो पार्टिकल नंबर 1 की तो जीरो है, पर पार्टिकल नंबर 2 की जीरो नहीं है हाइट, पार्टिकल नंबर 3 की भी जीरो नहीं है, सबकी पोजीशन चेंज हो गई, ये सब ऊपर चले गए, 1 तो बेचारा वहीं पर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 की एनर्जी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं बेचारे की, पहले जिस हाइट पर था वो भी वहीं बैठा हुआ है। 2 की चेंज हो गई, 3 की चेंज हो गई, 4 की चेंज हो गई, 5 की चेंज हो गई, लास्ट जो है nth पार्टिकल है उसकी भी चेंज हो गई, और शायद सबसे ज्यादा उसी की चेंज हुई है। अगर एक पार्टिकल होता और ये एच हाइट चला जाता तो मैं कहता कि mgh हमारा आंसर है, पर पार्टिकल नहीं है, बॉडी है, बॉडी मतलब बहुत सारे पार्टिकल, सबकी एनर्जी अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी हम लोगों को, सबकी। पहले की एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, दूसरे की में कितना हुआ है, तीसरे की में कितना हुआ है, ऐसे
तो फर्स्ट की में तो जीरो है, सारे पार्टिकल की एनर्जी में अलग अलग चेंज हुआ है, तो टोटल चेंज कितना हुआ है? तो हम कहते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और एक चीज और आ गई, तो हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है कि सेम होता है सब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट? अलग अलग होता है। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है सबका। वेरिएबल पैरामीटर जहां पर आ जाए वहां क्या लगता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। हर पार्टिकल का मास है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। एलिमेंट, ये तुम्हारा एलिमेंट है, एक्स डिस्टेंस पर गए, एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट की थिकनेस जो dx है, dx। अभी तो, और फिर जब यहां पहुंचे तो वो पार्टिकल कहां पहुंच गया? वो इतनी ऊपर पहुंच गया, है ना? इसका मास कितना होगा? इसका मास तुम्हें क्या लगता है कितना मास होगा इसका, इस एलिमेंट का? मास बताओगे मुझे? डीएम, मास ऑफ दिस एलिमेंट बताओगे जरा कितना होगा? नेग्लिजिबल। नहीं नहीं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर तो। मास कैलकुलेट कर सकते हो ना? लेंथ कितनी है इसकी, एलिमेंट की लेंथ कितनी है? ml/mx/l। एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dx। dx। पूरे रॉड की लेंथ कितनी है? l। एल अगर लेंथ है तो मास, मास कितना है? एल अगर m। लेंथ है तो मास एम है, लेंथ अगर 1 है तो मास एम बाई एल है। लेंथ अगर डी एक्स है, ये डी एम है, डी एम इज एम बाई एल डी एक्स। और ये एलिमेंट का लोवेस्ट लेवल है, ये हमारा रेफरेंस लेवल है। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानता हूं मैं? यहाँ पर कितनी कितनी एनर्जी? 0। जीरो। और यहाँ पर कितनी एनर्जी है इसकी? यहाँ पर इसी एलिमेंट की एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पर कितनी एनर्जी होगी? अब कितनी एनर्जी है इसकी? यहाँ पर मास तो सेम रहा होगा उस एलिमेंट का, सो बस ओरिएंटेशन तो चेंज की है ना इसकी, तो मास तो सेम रहा होगा। तो क्या लिखें? एनर्जी अगर यहाँ पर जीरो है तो हमने कहा था एम जी मास डीएम इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स वर्टिकल, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल इज एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये एलिमेंट की एनर्जी डेल्टा यू। कैलकुलेट क्या करना था इसमें? Done। तो डेल्टा यू कितना आया? पूरे इसके लिए डी यू लिख देते हैं, उसको स्मॉल एलिमेंट है तो डी यू। डेल्टा यू कितना होगा? पूरी रॉड के लिए चेंज पोटेंशियल से कितनी होगी? रॉड के लिए पोटेंशियल एनर्जी की चेंज, तो उसका क्या करेंगे? डी यू का इंटीग्रेशन कर देते हैं। दिस इज डी एम जी डी एक्स इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स। डी एम जी एक्स। समझ में आ रहा है क्या? ये आया समझ में? yes sir। बाकी सबको आया है? किसी को नहीं आया समझ? ये नो तो बोल दो, नो सर, क्या फर्क पड़ता है? प्राची, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, आ गया सर समझ। देखिए
तो ये मास, हमें पता है कि एनर्जी एनर्जी कितनी होगी, जितनी हाइट चेंज की है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो वेट को, तो वेट है डीएम इंटू जी इंटू हाइट। ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो था एलिमेंट की चेंज इन एनर्जी, और पूरे के लिए क्या होगा, पूरे के लिए इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये पूरे रॉड की इंटीग्रेशन करने के बाद पूरे रॉड की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो आ जाएगा। और यहाँ पर वेरिएबल जो हमारा एक्स है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबका अलग अलग है, तो यहाँ एक्स वेरिएबल है, एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का हुआ है, दैट इज एल, तो 0 to L, 0 to L, एक्स की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, एक्स की वैल्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम जो है फर्स्ट पार्टिकल के लिए हुआ है, मैक्सिमम nth पार्टिकल के लिए हुआ है, तो उसकी लिमिट वही हो गई, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0 है फॉर फर्स्ट पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फॉर nth पार्टिकल। तो डीएम की वैल्यू पुट कर दो, डीएम तो हम लेके आए थे m/l इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स, जो कॉन्स्टेंट है उनको बाहर ले आओ, डेल्टा यू, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, g कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर दो x dx का फ्रॉम 0 to L, डेल्टा u m/l g, डेल्टा u, ये हो गया x² by 2 फ्रॉम 0 to L, x²by 2, डेल्टा u इज m/l इंटू जी, 2 बाहर, लिमिट पुट करो l² by 2 माइनस 0², और ये आता है तुम्हारा mgl/2, ये डेल्टा u आ गया। डेल्टा u होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और किसके इक्वल है ये, mgl/2 के। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत स्टार्टिंग में देना नहीं चाहिए बुक को, ये बच्चों को तंग करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देने चाहिए और लास्ट में टफ करने चाहिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ जो तुमने पूछा था, -mgl/2। ये तुम्हारा आंसर है। एक बार ना इनको इसको लिख करके और देख लेना, समझ लेना इसको फिर से, और पूरा रीड करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है, ये एक रोड है, रोड पर टेबल के ऊपर रखी हुई थी, और फिर इसकी हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दी जैसा कि तुम्हें सेकंड डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इसको 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 घुमाने में, इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना होगा, ये पूछा गया। और हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली इसकी। तुमने कहा पहले तो भाई पूरे के पूरे ग्राउंड के, सॉरी टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर है, ये टेबल जो है इसका लोएस्ट लेवल है, इस पूरे क्वेश्चन में ये रोड टेबल से नीचे कभी नहीं आती। तो मैंने कहा यहाँ पर एनर्जी हो गई 0, अभी इसकी एनर्जी 0 है, और फिर मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज की, तो ओरिएंटेशन चेंज की तो फिर इसकी हाइट हाइट चेंज हो गई टेबल से, और हाइट चेंज हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब हाइट का जब मैटर आया तो फिर एक चीज और दिमाग में आती है कि ये तो बॉडी है, ये पार्टिकल नहीं है जो उसको तुम mgh करके लिख दोगे, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, और बहुत सारे पार्टिकल हैं तो फिर सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। जो पार्टिकल नंबर 1 है उसकी, वो तो अभी भी टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है, पार्टिकल नंबर 1 तो पहले भी टेबल पर था, अब भी टेबल पर है, और पार्टिकल नंबर 2 का डिस्टेंस है टेबल से कुछ, पार्टिकल नंबर 3 का और ज्यादा डिस्टेंस है, पार्टिकल नंबर 4 का और ज्यादा है, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो गया n पार्टिकल का। तो जो डिस्टेंस की हम बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम टेबल, तो मिनिमम डिस्टेंस है फर्स्ट पार्टिकल का, पार्टिकल नंबर 1 का, मिनिमम जो डिस्टेंस है वो पार्टिकल नंबर 1 का है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो nth पार्टिकल का है। तो पार्टिकल नंबर 1 ये है हमारा, इसका मिनिमम डिस्टेंस है और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो x की वैल्यू हर पार्टिकल की अलग अलग है, शायद इसके लिए ना तो 0 है ना l है, पार्टिकल नंबर 3 के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है। और हमें पता है कि पार्टिकल नंबर 2, तो पार्टिकल नंबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी बताओगे मुझे कितनी होगी, पार्टिकल नंबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल नंबर 2 बताओगे जरा। अगर टेबल के ऊपर मैंने मान लिया 0 है, तो पार्टिकल नंबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और सपोज ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, थोड़ा सा और उसको मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 1 का डिस्टेंस जो x1 है,
पार्टिकल नंबर 2 का डिस्टेंस फ्रॉम x2 है, पार्टिकल नंबर 3 का x3 है, और पार्टिकल नंबर n का xn है। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया फ्रॉम टेबल, पार्टिकल नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टेबल इज x2, पार्टिकल नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टेबल इज x3, और हम कह रहे हैं कि सारे पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है फ्रॉम टेबल, वेरिएबल डिस्टेंस है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, इन सबका सम करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो ही नहीं पाएगा हमसे। इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसे कर देंगे हम लोग, नहीं कर सकते, और लगे रहेंगे कई दिनों तक, तो हो भी जाए शायद, पर ऐसी जगह पर कैलकुलस आती है। दूसरा, मास तुम्हें चाहिए। मैं कहता हूँ पार्टिकल नंबर 1 जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका मास m1 है, पार्टिकल नंबर 1 का मास m1 है, पार्टिकल नंबर 2 का मास m2 है, पार्टिकल नंबर 3 का m3 है, और इसका mn है। अब मुझे बताओ पार्टिकल नंबर 2 का मास कितना है, ये बताओ जरा। m2। m2 मास। पार्टिकल नंबर 2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पार्टिकल नंबर 2 की, अगर टेबल के ऊपर 0 थी तो अब कितनी एनर्जी है उसकी? पार्टिकल नंबर 2 की एनर्जी कितनी है? m2gx2। m2gx2। पार्टिकल नंबर 3 की एनर्जी कितनी है? पार्टिकल नंबर 3 की कितनी है? m3gx3। पार्टिकल नंबर 4 की m4gx4, पार्टिकल नंबर nth की mngxn। सबकी एनर्जी का सम करना है हम लोगों को, कर नहीं पाएंगे, कर दो सबका, एनर्जी का आंसर आ जाएगा तुम्हारा। पर ये पार्टिकल पता है कितने इनफाइनाइट पार्टिकल, सम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन यूज कर लिया। मैंने कहा कि यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर जाओ, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, उसका मास dm है, जो मैंने राइट हैंड साइड में कैलकुलेट किया हुआ है dm, मैंने मास कैलकुलेट कर लिया, इसका मास dm है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका मास dm, जैसे m1gx1 था तो इसकी भी लिख दो, इसका मास कितना है dm, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होता है g से, और इनटू डिस्टेंस फ्रॉम टेबल इज x। जिस तुमने बोला m2gx2, तो फिर मैं बोलता हूँ ना इसका मास dm है और g उसकी हाइट जो x है, एनर्जी हो गई। ये स्मॉल एलिमेंट की एनर्जी आई है बस, हमें किसकी चाहिए, पूरे रॉड की पूरे रोड की। क्या करेंगे उसके लिए, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। मैंने कहा भाई पूरे रोड की तो इंटीग्रेशन करने से आएगी, डेल्टा यू इज इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, डी यू इज द एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट। और फिर मैं देख रहा हूँ कि वेरिएबल है क्या इस पूरे क्वेश्चन में, तुमने कहा सर वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, हमने इंटीग्रेशन लगाया क्योंकि कुछ वेरिएबल था, क्या वेरिएबल था, हाइट द रेफरेंस हाइट, एक्स वेरिएबल है, जो हाइट है वहां पर हमने एक्स ली हुई है, एक्स वेरिएबल। तो फिर लिमिट लगाओ, और लिमिट क्या होती है, जो वेरिएबल पैरामीटर है उसकी मिनिमम वैल्यू लेके आओ, और जो वेरिएबल पैरामीटर उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेके आओ। तो एक्स यहाँ पर वेरिएबल पैरामीटर है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। 0। तो एक्स की वैल्यू हो गई मिनिमम वैल्यू, लोअर लिमिट मैंने 0 पुट कर दी, देखो लोअर लिमिट 0। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो nth पार्टिकल के लिए, तो एक्स की अपर वैल्यू ये लो अपर लिमिट एल है, तो 0 टू एल इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डीएम की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स कैलकुलेट करके रखी हुई थी, ये डीएम आ गया, डीएम यहाँ पुट कर दिया, जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर लिख लिया, एक्स डेक्स एक्सप्रेशन बचता है, 0 टू एल इंटीग्रेट करना है, आगे तुम्हें आता होगा, आंसर आ गया। समझ में आया क्या क्या हुआ है? यस सर। यस सर। टाइम भी हो गया 8:15। फिर हम चेक पॉइंट्स वगैरह के डाउट कब लोगे? आज पूछ तो रहे थे हम, बोल देते जो बोलना था। अभी है ना, मैं एक बार स्प्रिंग, और जैसे मैंने एमजी के बारे में बताया ना, ऐसे स्प्रिंग के बारे में और बता देता हूँ, एक आध लेक्चर और लेता हूँ, क्योंकि फिर है ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो पढ़ा ही नहीं है, फिर मुझे वो छोड़ने पड़ते हैं, तुम लेके आओ सर ये डाउट है हमारा, और फिर मैं कहता हूँ कि ये तो पढ़ाया ही नहीं मैंने अब तक।
तो एक बार ये चीज हम साइड में कर दें ताकि मैं सारे टॉपिक पढ़ा दूं और फिर तुम ऐसे होल्ड आउट ले लेंगे। तो कल की क्लास और लगा लो, मैक्सिमम परसों हाफ क्लास मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, उसका तुम्हारे डाउट चलेंगे, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. सेशन एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, क्वेश्चंस कर ट्राई करो, पर एमजी के बारे में आज और देखो कहाँ कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं।